हैं कि मोहब्बत करने वालों की आपस में शादी हो जाए तो मोहब्बत का भूत उतर जाता है, और अगर प्रेमी आपस में ना मिल सके तो उनकी मोहब्बत की आग हमेशा हमेशा के लिए दहकती रहती है, और दो चाहने वाले आपस में ना मिलने के बावजूद भी हमेशा एक दूसरे के दिल में धड़कते रहते हैं। मगर सरगोदा में होने वाली मोहब्बत की जो शादी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जरा सी मुख्तलिफ है। 24 साला नोमान गली से गुजर रहा था कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी छत से कोई ऐसी आवाज आ रही हो जो उसकी जानी पहचानी हो। नोमान ने सर उठाकर देखा तो एक लड़की छत से झांक रही थी। नोमान ने हाथ के इशारे से सवाल किया तो लड़की ने झट से एक कागज की गोली बनाकर नीचे फेंक दी और खुद छत से गायब हो गई। नोमान ने राहगीरों से आंख बचाकर वो कागज उठाकर फुर्ती से जेब में रख लिया और वहां से ऐसे रफू चक्कर हुआ जैसे उसके पीछे कोई पुलिस लगी हुई हो। सरगोदा के इलाके मदीना कॉलोनी का रिहायशी नोमान महल्ले पड़ोस की एक लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन दोनों के घर वाले शादी पर राजी नहीं थे, बल्कि उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। इतनी पाबंदियों के बावजूद नोमान और उसकी महबूबा किसी न किसी तरह मिलने का बहाना निकाल ही लेते थे। उस दिन शब्बीर ने देखा कि नोमान अपनी महबूबा के घर की पिछली सुनसान गली में उसके दरवाजे पर खड़ा था और नोमान की महबूबा दरवाजे के पीछे से उससे बातचीत कर रही थी। सुन, तू मुझे इस तरह से गली में क्यों बुलाती है? क्या तुझे डर नहीं लगता? मुझे पता है, मैं कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद करके आई हूँ। अच्छा सुनो, पापा कह रहे थे तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो मैं क्या करूं? तुम अपनी अम्मा को भेज दो खुदा के लिए, शायद अब्बा मान जाए। अच्छा तेरा बस आता है क्या? कुछ नहीं, वो ये कहते हैं कि खाला के बेटे के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अच्छा क्या है, तू अंदर जा, मैं देखता हूँ। ठीक है। नोमान और उसकी महबूबा का जुनून देखकर बिला आखिर दोनों के घर वाले उनकी शादी करने पर रजामंद हो गए। मगर न जाने क्यों नोमान को लग रहा था कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है, क्योंकि नोमान को उसकी महबूबा बता चुकी थी कि उसके वालिदैन उसका रिश्ता खालाजाद से करना चाहते थे। यही बात नोमान के दिल में अटकी हुई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नोमान की महबूबा नोमान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। दस्तक सुनकर नोमान ने दरवाजा खोला तो महबूबा को देखकर सटपटा गया। तुम? हाँ मैं। पर इस वक्त? अरे अंदर तो आने दो। अम्मा, अम्मा। अरे बात तो सुनो। नोमान अपनी महबूबा को रोकता रह गया, लेकिन उसकी महबूबा नोमान को एक तरफ हटाकर अंदर चली गई। नोमान उसके पीछे पीछे था। अरे पागल हो गई तुम, इस तरह से क्यों आई हो? तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था इसलिए। अरे क्यामत आ जाएगी अगर अम्मा ने देख लिया तो मैं यहाँ पर। कोई कयामत नहीं आई, मुझे अम्मा से बात तो करने दो। अम्मा मेरी बात सुन, अम्मा नहीं है, तू यहाँ से चली जा। चली जाऊं मैं यहाँ से? सोच लो, अगर मैं यहाँ से चली गई ना दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अभी नोमान की महबूबा घर के अंदर ही थी कि ऐसे में नोमान की माँ बाहर से घर में दाखिल हो गई। उसने नोमान और उसकी महबूबा को देखा तो सटपटा गई। हे, भाई कमबख्त, तुझे कोई शर्म आया है जो तू मुंह उठा के यहाँ पर चली आई है? अरे तेरी माँ समझेगी कि मेरा बेटा तुझे वर्गला के यहाँ ले आया। अरे रहम कर दे लड़की हम पे, तेरी मंगनी तो कर ली है, अरे ब्याह भी कर लाएंगे, क्यों नाक कटवा रही है हमारी तू? अम्मा आप फिक्र मत करें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे क्या फिक्र ना करूं, उसकी दीदा दिलेरी तू देखो जरा। अरे ऐसी होती है लड़कियां। ओ भाई, मुझे अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं करनी, अब तू जा यहाँ से निकल। लेकिन अम्मा कोई बात नहीं सुननी, तू जा यहाँ से निकल, नहीं तो मैं अभी तेरी माँ के पास जाती हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुने। माँ तनतनाती हुई घर से बाहर निकलने लगी तो नोमान परेशान हो गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन माँ गुस्से में बिखरी हुई थी। वो तीर की तरह घर से निकल गई और नोमान अपनी महबूबा पर बरस पड़ा। देखा, अम्मा ठीक कहती थी कि सारा काम बिगाड़ देगी तू। अब जल्दी अम्मा के पीछे जा, वरना अम्मा वो आग लगाएगी कि जाओ। नोमान की महबूबा उसे घूरती हुई घर से बाहर निकली तो नोमान ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। इस वाकये के बाद नोमान का रिश्ता खतरे में पड़ गया था, मगर नोमान और उसकी महबूबा की जिद के आगे फरगैन ने हथियार डाल दिए और फिर बारात का दिन मुकर्रर कर दिया गया। एक रोज पहले धूमधाम से मेहंदी रचाई गई, लेकिन जब दूसरे दिन नोमान बारात लेकर पहुंचा तो रंग में भंग पड़ गया था। शब्बीर ने देखा कि नोमान अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ एक कमरे में मौजूद था। उसके गले में हार पड़े हुए थे। काजी साहब निकाह का फॉर्म पूरा करने में मसरूफ थे। करीब ही नोमान की माँ और लड़की का बाप भी बैठे हुए थे। निकाह खां जब हक के मेहर का कॉलम भरने लगा तो वो लड़की के बाप से मुखातिब हुआ।
मेहर कितना रखें? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का सुनकर नोमान की माँ का माथा ठनका और उसने खुशअस्लूबी से मुदाखलत की। ठहरिए काजी साहब। भाई साहब, ये रकम तो बहुत है, ये हमारी बात नहीं हुई थी। आप शायद भूल रही हैं, हमारा यही तय हुआ था आपस में। नहीं, ये रकम बहुत ज्यादा है और हमारी तो ये कोई बात ही नहीं हुई थी। हक मेहर शरीर रखें आप। अब लड़की के बाप के तेवर ही बदल गए और सारी मुस्कुराहट और खुशदिली रुखसत हो गई। माफ करना बहन, मुझे पता नहीं था कि ऐन वक्त पे आप यही रंग में भंग डालेंगे। अगर 1 लाख हक मेहर मंजूर है आपको, तभी मैं अपनी बेटी का रिश्ता, वरना आप खुद समझदार हैं। निकाह के ऐन मौके पर सूरत हाल अचानक खराब हो गई तो शब्बीर सोच में पड़ गया। उसे लगा जैसे लड़की और लड़के के घर वालों ने मुश्तरका तौर पर ड्रामा रचाया था ताकि नोमान और उसकी महबूबा की शादी ना हो सके। हक मेहर की रकम पर झगड़े के बाद लड़की के बाप ने बेटी की शादी से इनकार कर दिया और बाराती दूल्हा समेत बाहर निकल आए। नोमान बेटा, चलो यहाँ से, ये लोग इस काबिल हैं ही नहीं। चलो उठो यहाँ से, चलो। नोमान सख्त परेशानी के आलम में था। उसकी मोहब्बत घरेलू सियासत की नजर हो रही थी। मीडिया की टीम भी वहां पहुंच गई थी। शब्बीर ने देखा कि जब मीडिया से बात के दौरान नोमान की मां ने लुकमा दिया तो नोमान झुंझला गया। ये है वो मनाजिर। इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। इन्हां दी कुड़ी जेड़ी है ना, हर हफ्ते बाद साडे घर नस के आ जांदी सी। मेरे बेटे नूं काम तो छुड़ा के लै जांदी सी बई साडी धी नाल तुसीं निकाह कर लवो ते असीं भी खुश तुसीं भी खुश। असीं आमीन कीती। जिल्ले असीं बरात लैके आए साडे नाल मेरा वीर धोखा कीता। सन न्याय चाहीदा। की धोखा की कीता ने साना ने पैसे लिखाओ। मैं कहा साडे नाल तुसीं गल ही नहीं कीती, असां तुहाडे नाल पैसे नहीं लिखाए। लाख रुपया। मैं कहा असां साडे नाल एक गल ही कोई नहीं होई। आंदे बाजी असां तेरे नाल कीती है। मैं कहा मेरे नाल एक गल ही नहीं होई तुहाडी, ना असां कोई लिखनी है। ਅਸੀਂ कैसी पैसे नहीं लिखाने, तुसी बच्ची देनी है या पैसे लाने। उन्होंने इन्नी गल की मैंने उठा के ना मुंडा पा। नोमान सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की से उसने टूटकर मोहब्बत की उसका हाथ उसके हाथ में देकर छीन लिया गया था। फिर शब्बीर ने देखा कि नोमान की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अंदर से बिल्कुल टूट फूट गया था। फिर नोमान बारात लेकर वापस चला गया। मोहब्बत की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका ड्रामाई मोड़ उस वक्त शुरू हुआ जब नोमान की बारात में शामिल आखिरी बाराती भी रुखसत हो गया। शब्बीर ने देखा कि लड़की दुल्हन के लिबास में थी और वो रो रही थी और कलाइयों में लिपटे हुए गजरों को नोच नोच कर फेंक रही थी। फिर शब्बीर ने देखा कि वही कमरा जिसमें नोमान का निकाह पढ़ाया जा रहा था, उसी कमरे में नोमान और उसके रिश्तेदार नहीं थे। अलबत्ता वही तमाम लोग मौजूद थे जो इससे पहले भी नजर आए थे। फिर शब्बीर ने देखा कि वही निकाह खां कुछ लिखने में मसरूफ था और उनके बराबर में जो लड़का बैठा था वो नोमान नहीं था बल्कि लड़की का खालाजाद भाई था। हक मेहर को तनाजा बनाकर नोमान की बारात वापस भेजकर लड़की का निकाह उसके खालाजाद भाई से कर दिया गया था। शब्बीर को यह नहीं मालूम हो सका कि लड़की ने जबरी तौर पर नई सूरत हाल में खालाजाद से निकाह की हामी भरी थी या फिर नोमान से उसकी मोहब्बत महज एक ढोंग थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। चोरी और सीना जोरी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जिस वाकये के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो सीना जोरी से भी कुछ ज्यादा ही है। ये फैसलाबाद के दो दोस्तों का अनोखा और दिलचस्प वाकया है जो आपस में लेन देन के मामले में झगड़ पड़े थे और नौबत यहाँ तक पहुंची कि थाने कचहरी तक बात आ गई। ये वाकया है फैसलाबाद के इलाके डीजी कोर्ट का, जब शब्बीर ने देखा कि एक शख्स इंतहाई मिस्कीन सूरत बनाए तकरीबन लंगड़ाता हुआ थाने में दाखिल हो रहा था।
उसके पांव पर पट्टी बंधी हुई थी। ये शख्स लंगड़ाता हुआ हेड मुहर्रिर की मेज के पास पहुंचा तो हेड मुहर्रिर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हो गया? ये तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे? साहब मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मेरे दोस्त ने मुझे गोली मारी है। कहाँ लगी गोली तेरे? ये लगी है टांग में। बैठ 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 बैठ। क्या हुआ? कोई झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसने मेरी मोटरसाइकिल पे कब्जा कर लिया। साइकिल पे कब्जा कर लिया? क्यों? वो क्या इलाके का बदमाश है या डाकू? डाकू है साहब। क्या डाकू? नहीं साहब, मेरा मतलब है कि वो डाकू बन गया है। मोटरसाइकिल तेरी है? हाँ साहब, मेरी मोटरसाइकिल। कहाँ से खरीदी थी? खरीदी नहीं थी साहब। खरीदी नहीं थी? अबे तेरी नहीं है, खरीदी नहीं थी तो क्या छीनी थी या किसी ने तोहफे में दी थी? सच सच बता, क्या बात है? साहब वो छीनी नहीं, छीनी नहीं थी, बस वो मोटरसाइकिल मेरी थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आप मेरी फरियाद लिख लो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों? तेरे बाप का नौकर हूं मैं तो तेरी फरियाद लिख लूं? चुप करके बैठा रहे। अभी लिखता हूं तेरी फरियाद। नबी बाश, इसको जरा साहब के पास लेके जा। जा, साहब को सुना अपनी राम कहानी। नामालूम शख्स को थानेदार के पास ले जाया गया, जहां उसने अपने साथ पेश आने वाले वाकये की तफसील बयान कर दी, लेकिन थानेदार उसके बयान से मुतमईन नहीं था। देख दे, अब अगर तूने घुमा फिरा कर बात की ना तो मेरा सर घूम जाएगा। वहां से बता जहां पे तू और तेरा दोस्त सड़क पर खड़े थे। हाँ साहब, मैं और मेरा दोस्त सड़क पे टहल रहे थे कि सामने से एक मोटरसाइकिल सड़क पे आ गया। फिर मैं समझा कि शायद वो रास्ता भूल गया है, तो मैंने उसे रुकने का इशारा किया। अच्छा, बहुत खूब भाई। और वो तेरे इशारा करने पर रुक भी गया है? हाँ साहब। नहीं साहब, वो मेरे इशारे पे नहीं रुका। वहाँ असल में सड़क पे पत्थर पड़े हुए थे, बहुत बड़े बड़े, तो उसकी वजह से मोटरसाइकिल की स्पीड हल्की हुई। फिर क्या हुआ? फिर मेरे दोस्त ने पिस्तौल निकाल लिया। क्या? पिस्तौल? अभी तू डाकू वाकू तो नहीं? नहीं साहब, मैं और डाकू? नहीं साहब, मैं डाकू नहीं हूँ। देख जरा, आंख खोल कर देख। थाना है ये, थाना। तेरे अब्बा जी का घर नहीं है। और जानता है ना थाना क्या होता है? चल बोल अब। हाँ साहब, मैं डाकू। लेकिन साहब वो मोटरसाइकिल मैंने छीनी थी, तो वो मेरा दोस्त पूरी की पूरी मोटरसाइकिल लेके भाग गया। उस शख्स के बयान पर थानेदार अपनी हंसी न रोक सका, अपनी जगह से खड़े होकर कहकहे लगाने लगा। बड़ा अजीब डाकू है वो। रशीद, ओ रशीद, जी साहब। ये कहता है कि ये डाकू है और बेचारा अपने साथी डाकू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आया। कहता है कि हम दोनों ने मिलकर मोटरसाइकिल छीनी और इसका साथी लेकर फरार हो गए। हाँ साहब। कैसा डाकू है? खुद ही लुट गए हैं? बस क्या बताऊं साहब, जमाना ही खराब है आजकल तो, हर तरफ बेईमानी। अब आदमी किस पे भरोसा करे? तो चुप कर, ईमानदार के बच्चे। लेके जाओ उसे। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने डाकू के बयान पर उसके साथी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था और मुद्दई डाकू, जो खुद भी मुल्जिम था, उसे भी जेल भिजवाकर मुद्दई के साथी डाकू की तलाश शुरू कर दी थी और फिर आखिर मुद्दई डाकू के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। ये जो जख्मी था, इसके चूंकि फायर लगा था तो लिहाजा वो भी तो एक मकरूआ है, उस के ऊपर पर्चा देना था। जब आपस में ये टूटते हैं तो फिर हमें इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाती है। लाजमी बात है, ये पुलिस से मदद लेके ये कमजोर होगा
जो इसको फायर भी लगा, तो इसने पुलिस की मदद ली। अल्लाह का शुक्र है ये सही रास्ते पर आ गया। फैसलाबाद में पेश आने वाले इस अनोखे मुकदमे के बारे में जानकर शब्बीर को ये शेर याद आ गया, जिसमें कहा गया था, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। लाहौर में फुटपाथ पर पलने वाले दो कमसिन बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने का शौक था। फिर ये शौक एक दिन उन्हें थाने ले गया। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन शब्बीर ने देखा कि एक 10-11 बरस का मासूम सा बच्चा ज़ारो कतार रोए चला जा रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और बच्चे की घिग्गी बंधी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से और उलझन में हो और उसे जबरदस्ती पकड़कर बिठा दिया गया हो। इसी दौरान बराबर में बैठे एक छोटे से बच्चे ने इस बड़े बच्चे को कुछ कहा तो बड़े बच्चे ने उसे एक हाथ लगा दिया। शब्बीर को कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थीं जो बच्चे को समझाने बुझाने में लगी हुई थी। थोड़ी ही देर में उसी बच्चे के बराबर एक और छोटा सा बच्चा नजर आया जो खुद भी रो रहा था और एक आंख खोलकर ये भी देखता जा रहा था कि वहां कितने लोग मौजूद थे। फिर शब्बीर ने देखा कि वहां मौजूद एक शख्स बच्चों को तसल्लियां देने लगा। ये है वो मनाजिर। इन दोनों बच्चों का ताल्लुक लाहौर के लागे नाकरा चौक से था। दोनों सगे भाई थे, बाप मर चुका था और मां ने दूसरी शादी करके बच्चों को लावारिस छोड़ दिया था और अब ये बच्चे फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे थे। इसी फुटपाथ पर बच्चों ने मोटरसाइकिल चलाने में महारत हासिल कर ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन बच्चों को लावारिस समझकर पुलिस वाले थाने ले आए थे और बच्चे अपनी आजादी छिन जाने पर रो रहे थे। थाने के अहाते में बहुत सी नई पुरानी मोटरसाइकिलें खड़ी थीं जो शायद चोरी शुदा थी। जब बच्चों को चुप कराने और उनका दिल बहलाने के लिए उन्हें मोटरसाइकिलों के पास लाया गया, तब भी बच्चे रोते रहे। कुछ मीडिया वाले भी जमा हो गए थे जो बच्चों को बता रहे थे उन्हें जल्दी घर भेज दिया जाएगा, लेकिन उन बच्चों का तो कोई घर था ही नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि इन बच्चों को क्यों थाने लाया गया था? इन बच्चों पर चोरी का इल्जाम था और चोरी भी किस चीज की? मोटरसाइकिलों की चोरी का इल्जाम। शब्बीर को जब बच्चों पर चोरी के इल्जाम का पता चला तो उसे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि कहां ये बच्चे और कहां बड़ी बड़ी भारी मोटरसाइकिलें। मगर दूसरे ही लम्हे शब्बीर ने देखा कि जब इन बच्चों को रिहा करने के लिए मोटरसाइकिल चलाकर दिखाने की शर्त लगाई गई तो इन बच्चों ने इतनी महारत का मुजाहरा किया कि शब्बीर दंग रह गया। ये है वो मनाजिर। ये देखिए, ये छोटू मियाँ पहुंचे मोटरसाइकिल के पास। ये किया उन्होंने मोटरसाइकिल को न्यूट्रल और ये लगाई किक। मोटरसाइकिल हो गई स्टार्ट। मोटरसाइकिल चलाने को मिली तो छोटू मियाँ एक लम्हे के लिए भूल गए कि उन्हें चोरी के इल्जाम में थाने लाया गया था। छोटू मियाँ ने अपनी नेकर ऊपर सरकाई और हो ने एक हाथ से पूरी मोटरसाइकिल भी घुमा दी। वाह रे वाह। अब तो छोटू मियाँ के मजे ही आ गए थे। दोबारा गाड़ी स्टार्ट की तो सामने से लोगों को हटने के लिए भी कह दिया। पुलिस एहलकार सामने खड़े ये दिलचस्प मनाजिर देख रहे थे और अब बारी थी बड़े भाई की।
बड़ा भाई भी एक्सपर्ट निकला। बड़े भाई ने मोटरसाइकिल चलाई तो छोटू मियां भी पीछे बैठ गया। शब्बीर को पता चला कि बिन माँ बाप के बच्चों को जुर्म की राह पर लगाने वाला इलाके का आसिफ नामी नौजवान था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मोटरसाइकिल चुराने की आवाज बच्चों को कुछ पैसे मिलने लगे तो वो और शेर हो गए थे। आप भी देखिए। शब्बीर ने जब बच्चों से पूछा कि वो मोटरसाइकिल किस तरह चोरी करते थे तो ये तफसीलात सामने आ गई। इस तरह से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। कैसे? लॉक लगा होता है, वायर लॉक लगा होता है बड़े स्टैंड पे, स्टार्ट करके गियर लगा के वायर लॉक तोड़ते हैं सबसे पहले, फिर उससे पहले फिर ले जाते हैं बाइक आगे, थोड़ा सा आगे करके घर से फिर ले जाते हैं। साइड पे जाके पैसे देता है वो। कितने पैसे देते हैं? 1000 या 1500 रुपया। कितनी मोटरसाइकिल चोरी कर चुके अब तक? 3। मोटरसाइकिल का ताला तोड़ने और मोटरसाइकिल चलाने के माहिर ये बच्चे इस बात से बेखबर थे कि वो कोई जुर्म कर रहे थे, क्योंकि उनके जहन पर एक मुजरिम जहनियत के नौजवान ने कब्जा कर रखा था। बड़े भाई ने भी तकरीबन वही बयान दिया जो छोटे भाई ने दिया था। 500,000। कितनी मोटरसाइकिलें कर चुके हैं चोरी? ये बच्चे एक दिन मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़े गए थे। बच्चों के लिए सूरत हाल काफी परेशान कुन थी, लेकिन कुछ ही देर में छोटू मियां पुलिस थाना भूलकर थाने को घर आंगन समझकर मौज मस्ती में मसरूफ हो गए। ये हैं वो मनाजिर। बड़ा भाई जरा समझदार था, वो थोड़ी सी देर के बाद फिर रोने लगा। शब्बीर ने देखा कि थाने वालों ने बच्चों का खासा ख्याल रखा। शायद ये बच्चे भूखे थे, उनको खाने के लिए केक दिया गया तो बड़े भाई ने लेने से इनकार कर दिया, जबकि छोटू मियां ने फौरन हाथ बढ़ा दिया, क्योंकि शायद उन्हें भूख लगी हुई थी। पुलिस ने बच्चों को एक रफाही इदारे के हवाले कर दिया था ताकि उनकी जहनी तरबियत की जा सके और उन्हें मुजरिम बनने से रोका जा सके। बेसिकली इनके पीछे एक आसिफ नामी जो है वो शख्स है जो इनसे ये सारा क्राइम करवाता है। उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इनिशली चूँकि ये अभी माइनर हैं, अभी बच्चे हैं, मासूम हैं, तो ये हमने सीनियर्स की कंसर्ट से जो है ये डिसाइड किया कि इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करें ताकि इनका बेहतर मुस्तकबिल फ्यूचर में ये क्राइम ना करें, पढ़ लिख के जो है इस पाकिस्तान के अच्छे शहरी मौजब शहरी बने। अभी इनिशली इन्होंने बताया कि 6 मोटरसाइकिल्स इन्होंने चोरी की हैं, 2 तो इनसे रिकवर्ड भी हो गई हैं और अभी हम जो मेन एक्यूज है उसको हमने अरेस्ट कर लिया अल्लाह ताला की मदद से। अभी मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। शब्बीर ने देखा कि जब बच्चों को रिफाही इदारे की वैन में बिठाया गया तो वो खुद को किसी पिंजरे में कैद तसव्वुर कर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह गाड़ी से उतर भागें, मगर पुलिस ने जो कुछ किया वो बच्चों की बेहतरी के लिए किया। शब्बीर सोचता है कि वो कैसी माँ है जो अपने 2 मासूम बच्चों को सड़कों पर पलने के लिए छोड़कर अपनी जिंदगी में मगन हो गई। अगर ये बच्चे पकड़े न जाते तो खुदा जाने आगे चलकर कितने बड़े मुजरिम बन सकते थे। शब्बीर ने इन बच्चों को वरगलाकर चोरी करवाने वाले मुजरिम को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि हमारे मुआशरे की मजबूरी सोच भी अजीब है। उमूमन कहा जाता है कि घर के मर्द ही सुबह से शाम तक मेहनत मशक्कत करते हैं और उनकी औरतें कुछ नहीं करती। बच्चों की निगहदाश्त, देखभाल, घर के कामकाज और खाना पकाने से लेकर कपड़ों की धुलाई तक औरतों की तमाम मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। मगर शब्बीर का कहना है कि औरतें और खास तौर पर शादीशुदा खवातीन मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। औरतों को मजबूर और बेबस भी तस्वुर किया जाता है, लेकिन शब्बीर ने सरगोदा के वस्ती इलाके गल्ला मंडी में कुछ ऐसी औरतों को देखा है जिन्होंने अपने गुजर बसर के लिए एक ढाबा खोल रखा है। यह सरगोधा में गल्ला मंडी की एक कच्ची सड़क का मंजर है,
जहां से मोटरसाइकिलें और चिंची गुजर रहे हैं। और सड़क के कोने पर एक ढाबा है जहां ग्राहक खाना खरीदने में मसरूफ हैं। और इस फुटेज में 2 औरतें भी नजर आ रही हैं। इनमें से एक औरत का नाम है कौसर, जिसने इंतहाई गुर्बत के दिन गुजारने के बाद एक ढाबा खोल रखा है। कौसर के इस ढाबे की खास बात यह है कि यहाँ जितने लोग काम करते हैं उनमें कोई भी मर्द नहीं है। ये 7 औरतें हैं जो मिलजुल कर काम करती हैं। कौसर अलग-सबाही ढाबे पर पहुंच जाती है और उसकी साथी मजदूर औरतें भी अपना अपना काम संभाल लेती हैं। कोई आटा गूंदने में मसरूफ तो कोई बड़ी बड़ी पतीलियां साफ करने में मगन। किसी ने झाड़ू संभाला और ढाबे की जमीन धोना शुरू कर दी। जरा ये मनाजिर आप भी देखिए। ये गरीब मजदूर औरतें रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जमाने के सामने डट गई हैं। उधर सफाई सुथराई मुकम्मल हुई और इधर कौसर ने हंडिया संभाल ली। हंडिया तो नहीं बल्कि बड़ा सा पतीला। सुबह ताज़ा ताज़ा खाने की खुशबू फैलती जाती और फिर ग्राहकों का सिलसिला शुरू हो जाता। गर्म गर्म रोटियों की सौंधी सौंधी खुशबू से भूख चमक उठती और कौसर का ढाबा चल निकलता। माँ जैसे हाथ आटा गूंदने लगे तो उसकी खुशबू ही अलग होती है। कौसर के ढाबे पर खाना खाते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान घर का खाना खा रहा हो। जरा इन लोगों की बात सुनिए। ये अक्सर यहाँ पर आकर खाना खाते हैं। सब्जी खानी हो सब्जी मिल जाती, गोश्त लेना हो गोश्त मिल जाता, कीमा लेना हो कीमा मिल जाता। अच्छा खाना होंदा। रोटी इन्हां दी अच्छी है जी, खाना अच्छा, रियायत दे रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं, ठीक ठाक ने। कौसर के साथ काम करने वाली 7 खवातीन में से 3 बेवा हैं। एक औरत का शौहर नशा करता है और 3 औरतों के खावंद बीमार हैं। कौसर के ढाबे की दूर दूर तक धूम है। यहाँ खाना सस्ता भी मिलता है और लजीज भी है। कौसर के ढाबे पर सब्जी गोश्त सभी कुछ पकाया जाता है। फिर इस खाने को धुले धुलाए बर्तनों में ग्राहकों के सामने पेश कर दिया जाता है। जरा ये देखिए खाने की तैयारी के मनाजिर। भी मेयारी और सब्जियां भी ताजा। और ये है वो पतली सी गली जिसमें चारपाइयों पर खाना पेश किया जाता है और खाने वाले को घर के खाने और माहौल का मजा आ जाता है। हाथ के हाथ बर्तन भी धुलते रहते हैं। जितनी देर ढाबा खुला रहता है कोई मजदूर औरत फारिग या सुस्त नजर नहीं आती, बल्कि तमाम मजदूर औरतें अपने फराइज इंतहाई ईमानदारी से अंजाम देकर रिज़्क़ हलाल कमाती हैं। जरा कौसर को देखिए कितने एतमाद से ग्राहकों को खाना दे रही है। कौसर का ढाबा उन औरतों के लिए एक मिसाल है जो हालात और गुर्बत से तंग आकर मायूसी का शिकार हो जाती हैं। जरा देखिए किस तरह सफाई सुथराई से ग्राहकों को खाना पेश किया गया है। और इस मुर्ग चने की तो बात ही अलग नजर आ रही है। साथ में ताजा सलाद भी रखा हुआ है। ढाबे पर पार्सल की सहूलत भी मौजूद है। अब जरा इन 2 मजदूर औरतों को देखिए जो शदीद गर्मी में रोटियां पका रही थीं। शब्बीर ने ढाबे की मालकन कौसर बीबी से बात की तो शब्बीर ने देखा कि कौसर बीबी के हौसले बुलंद थे। बड़ा अजीब लगता है जी। औरत वास्ते हर जड़ा है ना, हर मेहनत हर नौकरी औखी औरत वास्ते, समझ आई ने। औरत जड़ी अपने पैरों ते खड़ी होए ने ते मर्द ते ओदे कुछ है ही नहीं। असी मर्दां नाल ज्यादा कर लैनी आ। सुबह दी आनी मर्द जड़े हड आराम होंदे तो सुत्ते ही रह वैंदे। सुबह दी आनी राती 10 बजे काम करदे। कौसर के ढाबे पर काम करने वाली जीनत की कहानी इंतहाई अफसोसनाक है। जीनत के छोटे छोटे बच्चे भी हैं और तो और शौहर भी जिंदा सलामत है। लेकिन जीनत की बदकिस्मती के शौहर नशे की लत का शिकार है। ऐसे में जीनत ने किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय जिंदगी गुजारने का आबरूमंदाना रास्ता चुन लिया।
जरा जीनत की बातें तो सुनिए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਸਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਇਸ ਮਾਈ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਈ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ छोटे छोटे बच्चे। शब्बीर का कहना है कि औरतों को अपने हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। शब्बीर को यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं जब गुर्बत और पसमानदगी की शिकार औरतें भी अपने हुकूक को समझने के काबिल हो जाएंगी और खुशहाल और बाएतमाद जिंदगी गुजार सकेंगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि अना, घुमंड और तकब्बुर की अमली तस्वीर देखनी हो तो किसी भी सड़क पर निकल जाएं, जहां बड़ी दंदनाती गाड़ियों वाले छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों वालों को कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा अहमियत नहीं देते। इन घमंडियों के रास्ते में अगर कोई बेचारा गरीब साइकिल सवार या गधा गाड़ी वाला आ जाए तो उसकी मट्टी पलीद कर दी जाती है। ऐसे ही एक वाकया अब से चंद माह कबल नौशेरो फिरोज में पेश आया था, जब एक गरीब गधा गाड़ी वाला एक घमंडी वडेरे की बड़ी सी गाड़ी से टकरा गया था। गधा गाड़ी वडेरे की लैंड क्रूजर से क्या टकराई कि वडेरे की अना ने उसे ताना दिया कि 2 कौड़ी के गधा गाड़ी वाले की ये मजाल कि हमारी गाड़ी से टकराए। फिर क्या था, वडेरे के हुक्म पर हुआ एक जिरगा और जिरगे ने किया फैसला कि गधा गाड़ी मालिक और उसके साथी को मांगना पड़ेगी मुआफी। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, इसमें जिरगे के फैसले पर अमल दरामद कराने के मनाजिर आपके सामने आने वाले हैं। गलती पर माफी मांगने में हरगिज कोई हर्ज नहीं। गरीब गधा गाड़ी वालों से माफी मांगने का जो तरीका अख्तियार किया गया था, उसने एक तरफ तो मुल्क में बेलगाम वडेरा शाही का भी पोल खोल दिया और यह भी साबित कर दिया कि शायद इस मुल्क में कमजोर और गरीबों को रहने का कोई हक नहीं। वडेरे के मफाद का तहफ्फुज करने वाले ये कासालेस खुद ही मुद्दई और खुद ही मुंसिफ बनकर एक जगह जमा हुए और गधा गाड़ी टकराने के भयानक जुर्म की सजा सुनाने के बाद उस पर अमल दरामद का हुक्म सादिर करने लगे। ये देखिए, ये नौजवान जिरगे के बीच से उठा, उसने जूता उतारा, जूते को दांतों से दबाया और चल पड़ा उस वडेरे की जानिब जो पैसे और ताल्लुकात की बुनियाद पर जमीनी खुदा बना हुआ था। मुल्जिम ने घमंडी वडेरे का पांव छुआ और उसे यकीन दिलाया कि उसने सच्चे दिल से माफी मांग ली है। मुल्जिम ने वडेरे से हाथ मिलाया तो वडेरे ने नखपत से गर्दन फेर ली। एक गरीब इंसान की बेहुरमती होती रही और वडेरे के टुकड़ों पर पलने वाले उसके हवारियों में से किसी एक की भी गैरत नहीं जागी। किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि इंसान की इज्जत उसका हक है। इंसान से गलती हो जाए तो गलती के बराबर ही सजा देनी चाहिए। इस फुटेज को एक बार फिर देखें। शब्बीर सोच रहा है कि गधा गाड़ी वाले ने अपनी अना कुचलकर मजबूरन इंसानी तहकीरामेज सजा कबूल कर ली और फिर भरे मजमे में शायद अपनी इज्जत दांव पर लगाकर उसने अच्छा ही किया, क्योंकि शब्बीर को मालूम हुआ है कि अव्वल तो गधा गाड़ी वाले जैसे मजबूर इंसान में इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि वो वडेरे के बुलाए गए जिरगे के फैसले से इनकार करता, और अगर वो ऐसा करने की जुर्रत करता भी तो शायद उसका अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक होता। सुना है वजीर आला ने वाक़े का नोटिस लेकर वडेरे की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। ये भी पता चला है कि वडेरे को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, मगर मुकदमा खैर छोड़िए, शब्बीर मजीद आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।